रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, लास्ट क्लास हम लोग का रिटायरमेंट कंप्लीट हो गया था ना। सिर्फ बाकी था एमसीक्यू ट्रू फॉल्स, बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी बाकी नहीं था। तो ठीक है, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग डेथ वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोला है बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स रिटायर। हाँ, फॉल्स हो गया। ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है कि कोई रिटायर हो जाए तो बिजनेस को बंद करना पड़ेगा सर, बाकी पार्टनर चाहे तो वो लोग कंटिन्यू कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है at the time of retirement of partner no special treatment is required for any reserve appearing in the balance sheet। तो ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, सभी को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन्स द सेम। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है, अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग। नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि 1 तारीख को ही करना पड़ेगा रिटायरमेंट, ऐसा कोई रूल्स नहीं होता। अच्छा, फिर बोल रहा है रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द। नहीं, गुडविल अगर है तो उसको भी शेयर मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। इफ ए पार्टनर रिटायर्स इन बिटवीन द अकाउंटिंग ईयर देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल इज डेट ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, देखो बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है अकाउंटिंग ईयर के मिडिल में, ठीक है, मतलब मान लो कि अकाउंटिंग ईयर जैन टू दिसंबर है या अप्रैल टू मार्च है, तो इसके बीच में कभी अगर रिटायर कर रहा है देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल इज डेट। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो जैसे मान लो जैन टू दिसंबर का ईयर है, कोई रिटायर कर रहा है, मान लो आज कितना तारीख है, 20th ऑफ अगस्त को रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो जैन टू अगस्त तक तो उसने काम किया, तो इतने समय का जो प्रॉफिट है वो उसको मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ ना, देखो डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके जितने दिन तक वो काम कर रहा था, मतलब बिफोर द डेट ऑफ या फिर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो इफ द फर्म हैज टेकन एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी देन इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट हुआ तो ऑटोमेटिकली सरेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बोल रहा है any joint life policy reserve appearing in balance sheet is credited to all partner in their old profit sharing ratio। याद करो, ट्रू ट्रू होगा ना। ये कौन सा वाला है, ये है ट्रीटेड एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी वाला। तो लाइबिलिटी में क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व के तरह अपियर करेगा, तो फिर वो सबसे पहले, हाँ, वो सबसे पहले पार्टनर लोगों में क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट। फिर नाइन्थ में बोला, हाँ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ। ऐसा तो कुछ नहीं। फॉल्स। ठीक है, हाँ false। अब बोल रहा है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड एनी प्रॉफिट। इसमें तो सभी फॉल्स ही है, सिर्फ मुझे लग रहा है एक ही ट्रू हुआ अब तक, एक नहीं दो, 7 वाला 8 वाला, बाकी सब हाँ सही, बाकी सब फॉल्स। इतना झूठ बोल झूठ पे झूठ। अच्छा, अब देखो बोल रहे सी डी ई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ हाफ, 1/3 एंड 1/6। डी रिटायर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सी एंड ई 3:2 and the reserve of 12,000 is divided among partner in the ratio। अच्छा, ये आंसर निकालने बोला है। अच्छा, रिजर्व 12,000 है तो डिवाइड होने के बाद कितना कितना मिलेगा। हाँ, तो बोलो कितना कितना निकालो, कितना कितना मिलेगा। 6 4 2 माने सी। सही है, सी आंसर।
तो ये तो कैलकुलेट करने से ही हो जाएगा। 12,000 इनका रिजर्व है, ठीक है। रिजर्व किसको मिलेगा? सभी को मिलेगा, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। तो हाफ, 1/3 और 1/6 सबका बेस अगर एक जैसा कर दोगे तो भी होगा, या फिर डायरेक्टली सबका अपना अपना पोर्शन लगा दोगे तो भी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा इसको 6 करने के लिए? हाँ, 1/3 इंटू 2 और 1/6, मतलब 3:2:1। इसमें 12,000 को डिवाइड करो तो 12,000 इंटू 3/6, तो ये हो गया 6,000, और 12,000 इंटू 2/6 तो ये हो जाएगा 4,000। 12,000 इंटू 1/2,000, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, बोल रहा है ए बी एंड सी टेक्स ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी आफ्टर 5 years be retired from the firm. Old profit sharing ratio 2:1. After retirement, A and C decide to share profits equally. They had taken a JLP 2,50,000 with surrender value 50,000. What will be the treatment in the partner's capital account on receiving the JLP amount if joint life policy premium is fully charged to revenue as and when paid? 50,000 credit old ratio, मतलब ऑप्शन ए। पहला बात है, ये जो ट्रीटमेंट है ये कौन सा ट्रीटमेंट है, कौन सा लाइन से पता चल रहा है? जेएलपी एज एन एक्सपेंस, क्योंकि क्या बोला है? जेएलपी अमाउंट प्रीमियम इज फुल्ली चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो होता है डे टू डे का बात को रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एग्जांपल दो, इनकम का एग्जांपल। सेल, जो तुम लोग ट्रेडिंग में सेल लिखते हो, जो अपना बिजनेस करता है वो जो भी प्रोडक्ट बेच रहा हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट सर्विस जो भी बेचे तो उसमें जो सेल का अमाउंट आता है वही तो रेवेन्यू इनकम है। डे टू डे का इनकम क्या है? बेच के जो आएगा, जो जिसका बिजनेस है। और डे टू डे का एक्सपेंसेस में क्या आता है जो हम लोग पीएल में लिखते हैं? सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का खर्चा, और क्या, अकाउंटेंट को दिया गया सैलरी, रेंट हो गया, ठीक है, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये इतना कुछ जो लिखते हो ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है। तो बोल रहे चार्ज एज रेवेन्यू मतलब डे टू डे का खर्चा, मतलब खर्चा दिखाना है, सीधा बात। तो प्रीमियम खर्चा दिखने का मतलब ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो अगर एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा और कोई अगर रिटायर कर रहा है तो सरेंडर वैल्यू जितना होगा वो मिल जाएगा सभी पार्टनर में। तो 50,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट ही तो होगा ना जब पार्टनर लोगों को मिलेगा। तो क्या एंट्री होगा? जेएलपी टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। और जब रिसीव होता है तो बैंक टू जेएलपी, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ तो वही बोला था, 3 पार्टनर था जिनका 5 साल का नहीं, 5 साल बाद बी रिटायर कर रहा था, उनका एक प्रीमियम लिया हुआ था 2,50,000 का, और उसका सरेंडर वैल्यू 50,000। मतलब ये 5th ईयर में जब रिटायरमेंट हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू कितना रहा? 50। तो उसका ट्रीटमेंट बताने बोला था। तो ऑप्शन ही ये सेम क्वेश्चन है। देखो ये वाला सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या बोला है, शायद यहाँ चेंजेस होगा, देख लेते हैं। इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन एट सरेंडर वैल्यू, तो पहले बोलो ये कौन, बाकी सारा क्वेश्चन सेम। जेएलपी एज एन एसेट, सिर्फ एसेट, ठीक है, जेएलपी एज एन एसेट। तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा? सेम क्वेश्चन। हाँ, सरेंडर वैल्यू 50, पॉलिसी वैल्यू 2,50,000, 3 पार्टनर एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, बी 5 साल बाद रिटर्न। कुछ भी नहीं हो, क्योंकि सरेंडर वैल्यू जब एज एन एसेट होता है तो वो तो ऑलरेडी ब्लॉक होके डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसका एक्सपेंसेस में एक्सपेंस कम दिखाया था, तो हम लोग का क्या हुआ था? नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, बस पैसा रिसीव का एंट्री कर सकते हो। बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कोई पैसा तो रिसीव का एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो देगा ना 50,000, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वो पैसा रह जाएगा कहाँ पर? बिजनेस में, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो बिजनेस में वो रह जाएगा। अगर प्रैक्टिकली पूछो क्या होगा तो वो बिजनेस में रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। तो नो ट्रीटमेंट होगा। हाँ, फिर इसके बाद देखो ये 4th नंबर बोल रहा है एबीसी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी, गुडविल 30,000, फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टू कंपेंसेट बी। बोलो बी को ए और सी कितना देगा गुडविल के लिए? 8,000 और 4,000।
मतलब ऑप्शन बी। हाँ सही है। तो देखो, जब कुछ नहीं बोला है कि इसके बी के रिटायरमेंट के बाद ए सी कैसा प्रॉफिट शेयर करेगा, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा, 2:1, और यही सैक्रिफाइसिंग सॉरी गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो फिर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 30,000 जो गुडविल है इसमें ए का सॉरी रिटायर कौन कर रहा है, बी। बी का शेयर है 2/5, तो कितना हो जाएगा 12,000। अब ये 12,000 कंपेंसेट करेगा गेनिंग पार्टनर 2/3 और 1/3 में। तो 1/3 मतलब 4,000 और 2/3 का मतलब 8,000। फिफ्थ नंबर देखो बोल रहा है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 रेस्पेक्टिवली विद द कैपिटल बैलेंस 50,000 फॉर ए बी। बी ए एंड बी अच्छा दोनों का 50-50 फॉर सी 25। बी डिक्लेयर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड बैलेंस इन रिजर्व ऑन द डेट वाज 15,000. If goodwill of the firm was valued 30,000 and profit on revaluation 7050, then what would be the amount transferred to loan account of B? तो B रिटायर कर रहा है, बी चला जाएगा, तो वो क्या क्या लेके जाएगा, यहाँ जो डिटेल्स है वो अपना कैपिटल लेके जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का हिस्सा लेके जाएगा, रिजर्व का हिस्सा लेके जाएगा, गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा। सारे चीजों को ऐड करके बताओ कितना। मैंने ए देख यही है। तो ये तो लिखने से ही समझ में आ जाएगा। देखो बी को सबसे पहले क्या मिलेगा, उसका कैपिटल जो कि क्या है 50,000। फिर बोल रहा है और क्या था, रिजर्व था 15, तो 15 में उसको उसका कंट्रीब्यूशन मिलेगा 2/5, तो कितना हो जाए 6,000 ये मिलेगा। ठीक है, ये हो गया रिजर्व। गुडविल है 30,000, तो कोई भी कंपेंसेट करे, हमें तो बी का कितना रिसीविंग अमाउंट है वो निकालना है, तो 2/5 करके निकाल लेते, 12,000। ठीक है, अच्छा और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में उसका हिस्सा निकालना, एट ऑफ 12,000 2,820। ठीक है, तो टोटल 70,000। ऑप्शन ए। मैंने तो बोला सिर्फ सभी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, बस कैलकुलेट करना है और तो कुछ नहीं। ऐसा तो हम लोग कितना किए हैं, जो मेन मेन क्वेश्चन है ये सब तो उसके सामने छोटा छोटा पॉइंट। सिक्स्थ नंबर में देखो क्या बोल रहा है, A, B, and C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. C retires on a decided date and goodwill of the firm valued 60,000. Find the amount payable to retiring partner on account of goodwill. हाँ तो 60,000 का जितना होगा उतना निकालो, कितना होगा 1/6। ऑप्शन सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर में बोला है ए बी एंड सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। ए रिटायर एंड गुडविल ऑफ द फर्म 24,000। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। তাহলে দেখো কোন ল্যাঙ্গুয়েজে, যদি সবটাই লেখা আছে তাহলে সবটা বলতে হবে, আর না হলে সি হবে। Adjusted through partners capital account and gaining portion of sacrifice. ये वाला होगा। तो ए बी सी तीन पार्टनर था जिसमें से ए रिटायर कर रहा है, गुडविल इतना है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है गुडविल का, तो जो पार्टनर चले जा रहा है उसको गुडविल का हिस्सा मिलता है, तो उसका अकाउंट क्या होता है क्रेडिट, और बाकी जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपेंसेट करता है। तो एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस कौन करता है, जो चले जाता है, गेन कौन करता है, जो लोग रह जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो फिर जो भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट को लेके एंट्री करके एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब 8th नंबर बोल रहा है बैलेंस ऑफ एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल्स 2 डैश 2 लाख 3 लाख और 2 लाख। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3:2. A desire to retire from the firm. B and C share the future profit and loss equally. तो B और C रह जाएगा, उनका रेशियो है 1:1। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1,40,000 एंड नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड। तो बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बोला है, देखो, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें से कौन सा क्या ट्रीटमेंट करना है वो हमें नहीं बोला है, हमें इतना बोल दिया 3 पार्टनर है, पहले ये रेशियो था, आफ्टर रिटायरमेंट ये रेशियो होगा, गुडविल इतना है। अब इसमें से ये तीनों बात में से कौन सा बात सही लिखा हुआ है ये तुम लोग को बताना है। तो 3 ट्रीटमेंट है, इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट सही है वो बता। सबसे पहले बोला है क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर 1 लाख। तो 1,40,000 पूरा सारे पार्टनर में क्रेडिट कर दे? नहीं, ये कैसे होगा, क्योंकि पहला बात है 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है। 1,40,000 में से जाने वाले पार्टनर को कितना मिलेगा वो निकालना पड़ेगा, और देगा कौन? ऑप्शन सी जो रह जाएगा। तो फिर सी होगा ना। फिर यहाँ पर बोला है, देखो, विद न्यू प्रॉफिट, बोल रहा है कि पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 140 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक बार बोल रहा है न्यू में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये दो तो गलत बात है। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वैसे थोड़ी होता है। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो इनकमिंग या रिटायरिंग जो भी केस होगा, रिटायरिंग पार्टनर को कितना मिलेगा? 1,40,000 का रेशियो ताले कत 40,000। तो ये मिलेगा किसको? ए को। टू एस कैपिटल हो जाएगा 40,000। अब ये देने वाला कौन होगा? जो लोग गेन करेगा। अब वो गेनिंग रेशियो निकालने से पता चल जाएगा कितना होगा। तो बीज और सीज कैपिटल, तो गेनिंग रेशियो कितना होगा? बी का पहले कितना था? 3/6, और अभी कितना अभी है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? बी का कोई गेन नहीं है। ओ 7, अच्छा है तब 3/7 और माइनस हाफ कर दो, और ये वाला 2/7 माइनस हाफ। चेक करो कितना गेन हो रहा है। तो ये हो गया 14, 6 माइनस 7 1, और ये हो जाएगा, हाँ, 1:3। अब 1:3 में 40,000 को डिवाइड करो तो डिवाइडेड हो 10,000, मतलब 10 into 3 30, 10 और 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी। और वैसे भी कैलकुलेट नहीं करने से पता चल रहा है, ए बी तो गलत लिखा हुआ है ना। ए बी जो ट्रीटमेंट ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। ठीक है, तो हम लोग का रिटायरमेंट का जो था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डेथ वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो सीखना पड़ेगा। हेडिंग करो डेथ। लिखो डेथ ऑफ पार्टनर। तो डेथ होने पे क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन होगा। रिवैल्यूएशन पीएल
प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, शेयर करना पड़ेगा, शेयर इन ओल्ड पीएसआर इन ओल्ड पार्टनर, सभी पार्टनर में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो हमें शेयर करना पड़ेगा। फिर सेकंड लिखो, जैसे एडमिट करने जा रहे, ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ट्रीटमेंट ऑफ JLP and separate, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, लाइफ पॉलिसी। तो यहाँ भी JLP और सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगा नहीं होगा, अगर सेम है तो वो भी बता देंगे कि रिटायरमेंट के तरह ही होगा, और अगर कुछ चेंजेस रहेगा तो वो भी बताएंगे। रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस जो भी हुआ, ठीक है, इसको शेयर करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन ओल्ड पार्टनर या ऑल पार्टनर जो भी लिखो। फोर्थ नंबर में लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, एडजस्ट इन, ऐसे लिख देते हैं, एडजस्ट इन PSR, ये भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के थ्रू से ही एडजस्ट होता है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, तो ऐसे लिखने से भी तो हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर में लिखो शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब ये वाला देखो, वो जो MCQ था जिसको भी तुम लोगों ने बोला आंसर फॉल्स, ये कि जैन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैन से लेके आज अगस्त में अगर कोई रिटायर करे तो उतने दिन का प्रॉफिट मिलेगा, तो इसका मतलब ही वही है कि डेट अप टू द डेट ऑफ डेथ तक का जितना प्रॉफिट है वो इनको मिलना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ रूल्स होगा वो हमें पढ़ना। बिजनेस হ্যাঁ দেয়া হবে তো, কেন দেয়া হবে? হ্যাঁ, আমাদের এরকম কোয়েশ্চেন ছিল না, তাই যদি প্রফিট থাকে তাহলে দিতে হবে। যদি যেরকম বললাম এক্ষুনি 20 আগস্ট, আজকে আমি বললাম না আজকে 20 তারিখ, তো এই দিন যদি রিটায়ার, তাহলে এতদিন জ্যান থেকে এতদিনের পর্যন্ত প্রফিটটা পাবে, ঠিক আছে। ইয়ার এন্ড হয়নি তো কি হয়েছে, ইয়ার एंड হলে তো পুরো प्रॉफिट বেরোয়নি, কিন্তু যতদিন কাজ করেছে অতদিনের নেবে। एक नॉर्मल बात समझो कि मान लो हम लोग के, तुम लोग का मान लो कोई बिजनेस है, तुम लोग के पास कोई जॉब कर रहा है, अकाउंटेंट है कोई कुछ है, ठीक है, तो उसने पूरा साल काम नहीं किया, ठीक है, तो उसने जितना दिन काम किया उतना दिन का उसका सैलरी दोगे कि नहीं दोगे। तो वैसे ही अगर तुम लोग पार्टनरशिप में काम करो, कोई पार्टनर बोल रहा है रिटायरमेंट ले लेंगे, तो जितना दिन उसने काम किया उतने दिन का प्रॉफिट का हिस्सा उसे मिलेगा, और अगर ईयर एंड में रिटायर करेगा तब तो PL बन जाएगा, तो उसमें से मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट, अगर ये ऑब्वियसली बोला हुआ होना चाहिए किसमें, डीड में, ठीक है। अगर डीड में बोला हुआ है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल्स एक बार देखना पड़ेगा। तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रूल्स लिखो समझा देंगे। आउटगोइंग पार्टनर हैज ऑप्शन to receive
interest at the rate of 6% per annum on his share of property of the firm or share of profits made since he ceases to be partner as may be attributable to the use of his share of property whichever is higher, तो ये दो जो पॉइंट लिखा है इसमें से जो हायर होगा वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये दो पॉइंट है क्या, कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, लिखो A, B and C are in partnership business. PSR 1:1:1. Full stop देके C died on 31st of October. C died on 31st of October 2019. The capital of the partner, after all adjustment, stood rupees 50,000, 75,000 and 1,20,000. A and B continue to carry on the business. A and B continue to carry on the business. Further, without selling the account of C. Further, without selling the account of C. Find final payment to C's legal hire. Find final payment to C's legal representative. लिखो legal representative on 1st of Feb 2020, मतलब 2020. The profit made during the period of 3 months
amount to 28,000, amount to 28,000। अच्छा, देखो बोल रहे हैं कि एबीसी 3 पार्टनर है जो कि पार्टनरशिप कर रहा था, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1:1। सी का डेथ हो गया कब? 31 अक्टूबर 2019। पहले इतना बात हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा? अप्रैल से। अप्रैल से ही हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन देख के कुछ पता चल रहा है। प्रॉफिट बोला है 3 मंथ्स का, तो ये तो 3 मंथ्स का बोला है। ठीक है, कुछ नहीं बोलने से तो हम लोग क्या मानते हैं? हाँ, तो 1 अप्रैल ईयर कौन सा लेंगे? 2019, और ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2020। ठीक है, अब डेट कब हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 में। वो डेट कौन सा होगा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर हो गया सी का डेथ, सी मर गए, सुला दिया। अच्छा, अब देखो बोल रहा है कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड 50, 75, 1,20,000। पहले बोले इस बात का मतलब क्या? अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ तक कितने पार्टनर थे? ए भी था, बी भी था, सी भी था। यहाँ से सी चला गया, यहाँ से यहाँ कितने पार्टनर? ए और C। अच्छा, अब यहाँ पर जो बोल रहा है कि कैपिटल ऑफ पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 50, 75, 1,20,000, इस बात का मतलब সবকিছু আর কি অ্যাডজাস্ট করে তাই বলেছেন। जैसे तुम लोग यहाँ पर जब पार्टनर्स, जैसे रिटायरमेंट का दिखाते, जैसे रिटायरमेंट के जगह अगर डेथ मान ले तो बात तो बराबर है। रिटायरमेंट में पैसा लेके कौन जाता है? जो रिटायर होता है वो। यहाँ पर पैसा लेके जाने वाला एग्जीक्यूटर्स होता है, घर के लोग होते हैं, बस इतना ही तो फर्क है, और तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, कहाँ दिखाए हम पार्टनर्स कैपिटल? मुझे इतना सारा अगर क्लास ही तो खोलो, ये देखो जैसे ये वाला यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन तो ठीक है, सब देख वो तब इसी पेज में होगा। मैंने पेज चेंज कर दिया, तो ये करो। हाँ ये देखो, देखो तो टू राम्स लोन मतलब रिटायर कौन कर रहा था? ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल मतलब राम के केस में कितना हो गया? 4,20,000, जिसमें से हम लोगों ने आधा पे किया और आधा लोन बना लिया, और बाकी लोगों का एडजस्टेड कैपिटल का मतलब ये वाला। ठीक है, मतलब सारी चीजों को एडजस्ट करके अब जितना बोलेगा उतना। सॉरी, ये वाला नहीं, ये तो क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब 3,30,000 देख रहे हो, 3,30,000 माइनस 30 करने के बाद, मतलब जो भी इनका कैपिटल है, जेएलपी का अमाउंट है, जो भी है, ये सब टोटल माइनस इधर करने के बाद जो बचता है उसको हम लोग बोल देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। मतलब जो भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट होने के बाद जो कैपिटल दिख रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, फिर बोल रहे हैं ए बी आगे बिजनेस चलाएगा और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? हाँ, कुछ बोला तो नहीं है, तो 1:1 ही मानेंगे। ठीक है, बोल रहे ए बी बिजनेस चलाएगा। अच्छा, ये बोला विदाउट सेलिंग द अकाउंट ऑफ सी, का मतलब है सी का शेयर वो लोग नहीं बेच रहा है, मतलब अब खरीद ले रहा है। नहीं बेच रहा है मतलब क्या? वो नहीं भी बोलता है तो खरीद ही लेता है ना। जैसे सी चला गया तो अब सारा प्रॉफिट दोनों में बट जाएगा, तो सी का शेयर कौन ले ले रहा है? ए और बी, तो उसको बोलते हैं कि सेल नहीं किया। फाइनल पेमेंट टू सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन 1 February 2020। तो इन्होंने पेमेंट कब किया लीगल रिप्रेजेंटेटिव को? 20, तो वो डेट कौन सा हो जाएगा? ये वाला ना, पौरे बच्चों ना, तो 20 को, मतलब इसी साल में 1 February 2020 को यहाँ पर क्या हो रहा है? पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, डेथ कब हो गया सी का, तो उसको पैसा कब मिल जाना चाहिए था? उसी दिन मिल जाना चाहिए था कैलकुलेशन करके। अब अगर हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं 1 February
और उसका पैसा नहीं दिया है, तो वो बिजनेस में फिजिकली तो प्रेजेंट है नहीं, उसका डेथ हो गया, लेकिन हम लोग उसका पैसा यूज किए कि नहीं किए? 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स हम लोगों ने उसका पैसा यूज किया या नहीं किया बिजनेस में? मैम किया। यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर यूज किया है तो क्या बी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं सी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो ये नहीं बोलेगा कि ये 3 महीने में आपने इनका पैसा लगा के जो भी कमाया, कितना कमाया, क्या कमाया? 28,000। हाँ, 28,000 प्रॉफिट कमाया है। तो क्या इसमें सी का हिस्सा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सी का पैसा नहीं दे रहे हो, उसके पैसे से बिजनेस कर रहे हो, तो सी तो उसका डेथ हो गया, वो नहीं बोल सकता, बट उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो उसके बिहाफ में बोलेगा ना कि भाई आप उसका पैसा वापस नहीं दे रहे हो, तो फिर उसके पैसे से जो भी कमाया वो पैसा दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने जो रूल्स लिखा है ना, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहां पर क्या लिखा है? देखो लिखा है आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जिसका डेथ हो जाता है, हैज ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। तो बोल रहा है कि फर्म के जिस प्रॉपर्टी में उसका हक है उस पे उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6%। या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मेड सिंस ही, मतलब जब से वो पार्टनर नहीं रहा, कब से नहीं रहा? जब से डेथ हो गया, अब तो पार्टनर नहीं रहा, तो तब से जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है, मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। उसका प्रॉपर्टी मतलब क्या? उसका पैसा यूज करके जो भी प्रॉफिट जनरेट किए हो उसमें उसका हिस्सा। देखो ये दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वही देना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछा नहीं, मुझे ये पूछना चाहिए था कि रिटायरमेंट में तो ऐसे होता था ना, पैसा नहीं देने से क्या हो जाता था? लोन। तो यहाँ तो ऊपर वाला पॉइंट तो यही बोल रहा है ना, अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो लोन अमाउंट पे क्या करोगे? 6% इंटरेस्ट, या फिर उस पैसे को लगा के जितना प्रॉफिट कमाओगे उसमें उस डिजीज पार्टनर का शेयर, दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होगा वही देना पड़ेगा हमें उस डेथ जिसका हो गया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। समझ में आया था? ठीक है, तो इसके लिए दोनों पॉइंट ही तुम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो बोलो चेक। হ্যাঁ, নাহলে কেন? নাহলে তো হবে না, যদি ওই দিনই পয়সা দিয়ে দেয় তাহলে তো এই ঝামেলাটা হবে। तो निकालो। तो इंटरेस्ट किस पे निकालोगे? 1,20,000 क्या था? कैपिटल। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट दोगे तो किस पे दोगे? जो पैसा वापस नहीं कर रहे हो, तो सी का कितना पैसा 1,00,000। वापस, और या फिर प्रॉफिट इसके को यूज करके जो प्रॉफिट कमाए हो, सिर्फ इस पैसा यूज नहीं हुआ है, सभी का हुआ है, लेकिन हम लोग ऐसा बोलेंगे ना कि सी का 1,20,000 का भी कंट्रीब्यूशन है, 28,000 প্রফিট। মাসটা কিভাবে বলো, যতদিন ব্যবহার হচ্ছে ততদিনের ইন্টারেস্ট, লোন তো। बोलो इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ कितना करके लगेगा? 6% पर एनम, ये लेकिन फिक्स्ड है रेट, ठीक है, क्योंकि ये लॉ है। बोलो 1800। कितना? 1800। 1800। 1,20,000 इंटू 6% इंटू कितना हो जाएगा? 3/12, क्योंकि 3 मंथ्स इसके पैसे को हम लोग यूज करें, उसके बाद फर्स्ट फिफ्थ को पे कर रहे हैं ना, तो फिर 3 मंथ्स ही तो लोन किया, कितना हो जाएगा? 1,800। और एक बार चेक करो कि ये नहीं करके और एक चीज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ बोल रखा है कि जो प्रॉफिट है उसमें इसका हिस्सा कितना हो जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर तो 28,000 जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, क्या उसमें सिर्फ सी का पैसा ही लगा है? तो सबका, सबका पैसा। तो 28,000 का अगर तुम लोग 3/12 करते रहो, बात समझो, तो क्या निकल रहा है? ओनली 3 महीने का ही तो प्रॉफिट दिया हुआ है 28,000, और 3/12 करोगे तो कैसे 3 महीने का आएगा? ये निकालना ही नहीं है। क्या निकालना है पहले सुनो, निकाल सकते हो अच्छे से, पहले सुनो। बोल रहा है कि 3 मंथ्स में प्रॉफिट कितना कमा लिया, सभी का पैसा लगा के 28,000। अब सी का कहना है कि मेरा पैसा नहीं देके मेरे पैसे से भी तो प्रॉफिट कमाया है, तो मेरे पैसे से जितना कमाए, थोड़ी ना 28,000 से 1,20,000 से कमाए,
मेरे पैसे से जितना कमाए उतना मुझे दे दो, 28,000 में मेरे पैसे से जितना कमाए उतना दे दो, ये मांग रहा है। तो कैसे निकालो? तो ये 28,000 कितना कितना पैसा लगा के आया है बोलो? ওই এক লাখ কুড়ি আর 75,000 हाँ, तो फिर ये A प्लस B प्लस C कैपिटल सबका लगा के आया है ना, तो निकालो यूनिटरी मेथड से। तो अगर ये सभी का लगा के आया है तो 1,20,000 लगा के कितना आया होगा, प्रोपोर्शनेट करो। 13714 1371। कितना हो रहा है ये? 2,00,000। ठीक है, तो 2,45,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके कितना पैसा आया? 28,000। कितना प्रॉफिट आया? 28,000। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने से नहीं होगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जा रहा है ना। तो 2,45,000 से कितना कमाया? 28। तो 1 रुपीज से कितना कमाओगे? कम। तो 28,000 डिवाइडेड बाई 2,45,000, तो 1,20,000 से जितना कमाए हो वही सी का हिस्सा हो जाएगा। कितना होगा? अब ये दोनों अमाउंट में ज्यादा कौन सा है? तो ऑप्शन 2 सी को जो बेनिफिट होगा वही हमें देना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ने बोला है, ठीक है। तो अब इसमें लिखना पड़ेगा कि ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल फॉर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो हम लोग को उसको प्रॉफिट वाला जो है कैलकुलेशन, उसके बेसिस पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? लिखो ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल फॉर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हम लिख नहीं पा रहे क्योंकि हम पेज चेंज करेंगे इसलिए। আরেকবার বলুন। लिखे दीजिए। ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल फॉर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ऑप्शन 2 ही तो बेनिफिट हुआ ना, जो ज्यादा है वही तो बेनिफिट है। ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल फॉर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। He will necessarily, he will necessarily go for his proportionate share इन प्रॉफिट। तो दोनों में से उसे क्या चूज करना चाहिए? इंटरेस्ट नहीं लेके प्रॉफिट वाला पोर्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और फर्म को देना भी पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा और एक पॉइंट सीखेंगे। आज 3-4 पॉइंट ही हमें पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, मतलब ये हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेक्शन 37 का यूज कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया सेक्शन 37 का यूज कैसे करना है। तो देखो, नॉर्मली रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा नहीं देने से लोन होता है, वो हमें पता है। अब उस लोन के अमाउंट पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 6%। टाइम पीरियड जो होगा वो देख लेना है। या फिर ये भी चेक करना है कि अगर उस पैसे को यूज करके इन्होंने बिजनेस किया है तो कितना प्रॉफिट कमाया है। उसमें जो पार्टनर का डेथ हो गया उसके कैपिटल को यूज करके उसका जितना प्रॉफिट का पोर्शन है वो देखना पड़ेगा। जो ज्यादा होगा वही फर्म को देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 में ये चीज बोला हुआ है। तो लॉ है तो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर।
तो पहले हम एक यहाँ पर ड्रॉ करके समझाते हैं। मान लो कि ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 में, ठीक है, और एंड हो जा रहा है 31 मार्च 2020, ठीक है। अब यहाँ पर इस पीरियड में 3 पार्टनर थे, ए भी था, बी भी था और सी भी था, और इस पीरियड में इनका प्रॉफिट हुआ था पार्टनरशिप फर्म में 10 लाख, नहीं 12 लाख कर लो, प्रॉफिट हुआ था 12 लाख और सेल हुआ था 20 लाख, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर में मान लो 1 मई 2020 में सी का डेथ हो गया, ठीक है, सी का डेथ हो गया। अच्छा, तो यहां से यहां तक कंप्लीट कर ही लेते हैं। यहां ये इतना पोर्शन में कितने पार्टनर थे? 3, ए भी था, बी भी था और सी भी था। और नेक्स्ट ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 21। तो बाकी यहां से यहां तक कितने पार्टनर रहे? 2। तो सी का डेथ कर दिया मैंने, तो फिर कितने बचे? ए और बी, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट क्या है? देखो, पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। अब मुझे एक चीज बोलो, यहाँ तो प्रॉफिट पता है कितना, 12 लाख, तो इसमें ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, हमें पता है। कैसे पता है? हम लोग पहले इस प्रॉफिट को पीएल एप्रो में डालेंगे, अगर कुछ एप्रोप्रिएशन करना पड़ा तो करेंगे, नहीं तो सीधा ये प्रॉफिट तीनों में उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉफिट जब निकालना है तो उसके लिए फाइनल अकाउंट्स बनना चाहिए था। फाइनल अकाउंट्स कब बनता? 31 मार्च 21। लेकिन सी का डेथ कब हो गया? तो अब जितने दिन तक सी रहा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब ये ब्लू कलर से जो बना है उसका बात कर रहे हैं, तो अभी तो फाइनल अकाउंट्स बना नहीं है, लेकिन सी ने तो इतने दिन काम किया है ना, तो इतने दिन का प्रॉफिट तो उसे मिलना चाहिए। अब कैसे निकालोगे प्रॉफिट? क्योंकि प्रॉफिट तो फाइनल अकाउंट्स बनेगा तभी ना प्रॉफिट निकालोगे। तो अब तुम लोग बोल सकते हो कि इतने दिन तक का जो भी डेटा है उससे हम लोग क्या कर लेंगे, प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन क्या ये मेरा फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट हुआ? नहीं, फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एक्चुअली मुझे कब मिलेगा? जब 31 मार्च आएगा। तो इस प्रॉफिट को हम लोग चाहे जैसे भी कैलकुलेट करें, वो हम सिखाएंगे, किसी भी तरीके से तो यहाँ का प्रॉफिट मुझे निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम सी को देंगे कैसे? कोई एक बेसिस पे मुझे निकालना पड़ेगा, वो बेसिस ही हम सिखाएंगे कि क्या क्या बेसिस अलाउड है निकालने का। तो प्रॉफिट मुझे पता करना ही पड़ेगा कि यहाँ तक का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट पता करने का रीजन क्या है? ताकि मुझे यहाँ से क्या पता चले, सी का शेयर, ठीक है। तो ये प्रॉफिट पूरा एक्चुअल प्रॉफिट तो नहीं होगा, तो इस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि कुछ बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि ये किसी बेसिस पे निकालेंगे, ठीक है। जैसे तुम लोग, ऐसा होता है ना बचपन में, कभी ऐसा हुआ है, जैसे मान लो कि कोई टेस्ट वगैरह है स्कूल में नहीं दे पाए, तो मान लो ज्यादा तबीयत खराब है, तो क्या होता है, फाइनल का बात नहीं कर रहे, तो क्या होता है, प्रीवियस कुछ भी एग्जाम देख के उसका नंबर बोल दिया जाता है ना, कि स्टूडेंट को इवेल्यूट कैसे करेंगे, कि पहले ऐसे एग्जाम था इसका, तो ये इतना ज्यादा तबीयत खराब है कि ये दे नहीं सकता, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसी हिसाब से एक इवेल्युएशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हो गया, ठीक है, कि एस्टिमेट करके बताएंगे, तो वो एक्चुअल रिजल्ट थोड़ी है। तुम लोगों ने एग्जाम दिया नहीं, लिखा नहीं, फिर भी एस्टिमेट करके तुम लोग को एक नंबर दे दिया जाता है कि बाई चांस ये एग्जाम नहीं दे पाए, लेकिन ये फाइनल के लिए नहीं होता है ऑब्वियसली, जो मिड टर्म वगैरह है उसके लिए। अब ये प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है टाइम हाँ, बेसिस। यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्यों निकालना होता है? मतलब जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बेसिस पे एक्चुअल प्रॉफिट भी तो निकाल सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट ईयर एंड में निकलता है, 12 मंथ्स के बेसिस पे हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है। फाइनल अकाउंट्स जब बनता है, फाइनल अकाउंट्स बनता है 1 साल के बाद ही। लेकिन 1/5 तक जो हुआ उसके बेसिस पे भी तो प्रॉफिट निकाल ही सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं क्या ऐसा? उसके बेसिस पे जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया कि मान लो तुम्हारा जो है, तुम्हारा इतना सारा टेस्ट हो सकता है, मान लो
क्लास 10 में तुम्हारा मिड टर्म ये सब हो सकता है, लेकिन एक्चुअल तुम्हारा कौन से रिजल्ट के बेसिस पे तुम्हें चूज किया जाएगा कि तुम 10 में जा रहे हो, 11 में जाओगे कि नहीं जाओगे? फाइनल। फाइनल। तो यहाँ पर भी वही फाइनल अकाउंट्स में जो मेन प्रॉफिट है वही बिजनेस का प्रॉफिट माना, चाहे तुमने रोज बेसिस पे प्रॉफिट निकाल, रोज भी तो प्रॉफिट निकाल ही सकते हो। आज मैंने इतने का सेल किया, इतना मेरा खर्चा हुआ, तो मेरा ये प्रॉफिट है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का एक रूल्स होता है। जैसे जब तक 1 साल नहीं पढ़ोगे, तो स्कूल का बात कर रहे हैं, स्कूल में या कॉलेज में भी तो वही होता है, लेकिन कॉलेज का क्या है, 4 साल पूरा करने पे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, तो वो एक हो गया ना, 4 साल तुमको पूरा करना है। 4 साल बाद तो फिर स्कूल का क्या होता है, एक एक साल का। जब तक तुम लोग 1 साल कंप्लीट नहीं करोगे, उस बीच में कितना भी टेस्ट हो जाए क्या फर्क पड़ता है, जो फाइनल एग्जाम है वही तो मेन है ना। तो क्या बाकी एग्जाम एग्जाम नहीं है, लेकिन फाइनल के बेसिस पे ही तो डिसाइड होगा कि तुम नेक्स्ट क्लास पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो वैसे तो डे टू डे में प्रॉफिट निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास अगर सारे ट्रांजैक्शन अवेलेबल है तो हम डे टू डे का भी तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि आज इतना कमाया, कल इतना कमाया, ऐसा रफली तो बिजनेसमैन हिसाब रखता ही है। लेकिन फाइनल अकाउंट्स तो इसीलिए बनाया जाता है ना, क्योंकि रूल्स यही है कि 1 साल में तुमने क्या परफॉर्मेंस दिया, जैसे एक स्टूडेंट को 1 साल दिया जाता है इवेल्यूट करने के लिए, वैसे ही बिजनेस को भी क्या देना पड़ता है, 1 साल। ये रूल्स है। जैसे अब तुम लोग बोल ही सकते हो ना कि फिर तुम लोग सोचो ना कि एक एक क्लास में एक एक साल ही क्यों रखा जाता है, तो किसी ने कुछ सोच के ही बनाया होगा। 2 साल भी तो रख सकता था कि भाई 2 साल पढ़ो, फिर उसके बाद ही फाइनल एग्जाम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो 2 महीना है, ठीक है, कैसा है। अब देखो कॉलेज पहले 3 साल था, अब क्या कर दिया, तो किसी को लगा होगा करना चाहिए तो कर दी, ठीक है, पहले 3 साल लगा था, अब लगा 4 साल, ठीक। तो ठीक है। हर एक चीज का एक जो रूल्स होता है उसके लिए निकाल क्यों नहीं सकते, निकाल सकते, बट फाइनल जो है वही माना जाता है। तो टाइम बेसिस पे देख लो। जैसे पहले छोटे छोटे बच्चों के लिए थोड़ी स्कूल होता था, आजकल ये जो प्री स्कूल ये सब जो भी है, तो ये इतने छोटे बच्चे को कौन स्कूल भेजता है। It is assumed that profit has been, एक्चुअली भेजने का प्रॉब्लम ये है कि आजकल क्योंकि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, तो बच्चे को रखेगा, ये हो गया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। किसी को मन नहीं होता है शायद भेजने का। না আমি আগে ভাবতাম যে এটা খুব বাজে জিনিস কেন পাঠায়, কিন্তু এখন আমি নিজে বুঝতে পারছি কেন পাঠায়। কারণ কারো যদি, সব তো সিঙ্গেল ফ্যামিলি, কারো দেখার কেউ নেই, তার কি করবে। খুব বাজে অবস্থা, আরো ভবিষ্যৎ আরো বাজে হবে, মানুষ শুধু একাই হবে। খুব টাফ সময় আসছে। ये लिखते भी जाओ, हम बोल नहीं रहे लेकिन हम लिखवा रहे हैं, फिर समझाएंगे, फिर तुम लोग लिखते रहोगे मुझे बैठा के। लिखो। अच्छा मैम, जो सी के लिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालता है वो हम लोग पूरा ईयर के लिए क्यों नहीं निकालते, जब वो डाई उसका डेथ हुआ है बस वहीं तक के लिए क्यों? पूरा ईयर का अपोलो, सी काम ही नहीं किया तो पूरा ईयर का प्रॉफिट उसको क्यों दोगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो सी का डेथ हुआ लेकिन उसके 3 महीने के बाद का उसको तो मिला उसका प्रॉफिट। पैसा यूज, वो अलग कंसेप्ट था, वो उसको प्रॉफिट का हिस्सा इसीलिए दे रहे थे क्योंकि उसका पैसा रख रहे थे, तो वहां ये प्रॉफिट दे दिया था हमें, यहाँ हम लोग ये प्रॉफिट निकालने वाले हैं कि ये कितना हो। दो अलग अच्छा पॉइंट अच्छा, है। ठीक। We should take profit and total sales. Total sales of last year. Then the profit up to date of death. Up to
date of death is estimated on the basis of last year sales. Profit is to be earned uniformly at the same rate. Uniformly at the same rate. ठीक है, अब ये पॉइंट को समझने के लिए भी एक एग्जांपल लिखो. Arun, Tarun and Neha are partners with PSR 3-1. Neha dies on 31st of May 2020. Sales for 1920 मतलब 2019-2020 amount to 4 lakh and 4 lakh and profit on sale is 60,000. Profit on sale is 60,000. Account closed on 31st of March every year. Sales from 1st of April 2020, 31st May 2020 is rupees 1 lakh. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो वो 2 पॉइंट समझ में आ जाएगा जो लिखा है. तो देखो 3 पार्टनर है, अरुण, तरुण एंड नेहा, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. नेहा का डेथ हो गया 31st of May 20. सेल्स जो है 1920 का है 4 लाख और प्रॉफिट है 60,000. पहले इतना ड्रॉ कर देते हैं. 1 अप्रैल से लेके ईयर कौन सा लगाए 2019, 31st of March 2020. ठीक है. अच्छा, 3 पार्टनर है A प्लस T प्लस N. ठीक है, यहाँ पर तीनों पार्टनर थे. सेल कितना हुआ था इस साल 4 लाख और प्रॉफिट कितना हुआ था 60,000. देखो ये यहाँ तक क्वेश्चन में वही बोला हुआ है यहाँ तक. और अकाउंट्स क्लोज होता है 31st मार्च एवरी ईयर बोल दिया है मैंने. 31st मार्च ही ले लिया वैसे. अब डेट कब हुआ है May 20 को. ठीक है, तो ड्रॉ कर 31st of May 2020 नेहा डाइस. ठीक है, डाइट होगा. अच्छा, तो ये ईयर कब कंप्लीट होगा अच्छा, अब यहाँ पर बोला है कि अकाउंट्स क्लोज हो गया. सेल्स 1/4/20 मतलब यहाँ से लेके अप टू मई तक का कितना है 1 लाख. तो यहाँ का सेल्स ठीक है 1 लाख. या ये वाला इतना पीरियड का सेल बता रखा है 1 लाख. तो ये कितना पीरियड हुआ अप्रैल हाँ मार्च का खत्म मतलब अप्रैल और मई 2 मंथ्स. ठीक है, तो ये 2 मंथ्स का सेल है. 2 मंथ्स का सेल है
1 लाख, ये हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है बोलो तो। अब कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या कैलकुलेट करना चाहिए। तो यही हो गया ना कि अब नेहा का तो अचानक से डेथ हो गया है। अब इतने दिन में जो भी प्रॉफिट हुआ है हम लोग को पता नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग तो फाइनल अकाउंट्स बेसिस पे चलते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट्स बनेगा तभी ना हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। और वैसे भी क्या होता है ना, बहुत सारा खर्चा ईयरली बेसिस पे, जैसे कि मान लो रेंट, जैसे ईयरली भी होता है मंथली भी होता है, लेकिन जैसे लीज वीज वगैरह होते हैं ना तो फिर वो ईयरली भी होता है, तो उस केस में भी हम लोग इसीलिए ईयरली बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ईयरली तो अब निकाल नहीं सकते हैं। अब निकाल भी ले तो पहला बात है 31 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन निकाल के फायदा क्या है, क्योंकि नेहा तो उतने दिन काम ही नहीं किया, तो नेहा को तो 2 मंथ्स का ही इस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ का प्रॉफिट का हिस्सा उसे मिलना चाहिए, 2 मंथ्स का। ठीक है, तो अब इस प्रॉफिट को कैसे निकालना पड़ेगा, बोल रहे किसी तरीके से एस्टिमेट करके निकाल लो। ठीक है, एस्टिमेट करके निकाल लो। तो अब ये एस्टिमेशन कैसे हो सकता है, तो देखो पहला पॉइंट बोला या तो टाइम बेसिस पे कर लो या फिर टर्नओवर यानी कि सेल्स बेसिस पे। टाइम बेसिस पे करने से क्या होगा, बोल रहे इट इज एज्यूम दैट प्रॉफिट हैज बीन अर्न यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ठीक है, हाँ पूरे साल भर में एक ही जैसा, इसका मतलब हर मंथ सेम। ठीक है, तो फिर इसको कैसे यूज करोगे बोलो। तो पहले टाइम बेसिस पे देखते हैं। हाँ तो देखो अभी तो कोई प्रॉफिट हमें पता नहीं है, तो प्रीवियस ईयर मैम प्रॉफिट कितना था, हाँ बोलिए। मैम मैम नेहा को 2 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा ना? हाँ 2 महीने का ही प्रॉफिट, 2 महीने के प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने का प्रॉफिट पूरा उसका है, ऐसा थोड़ी है। 2 महीने के प्रॉफिट में अकेले नेहा थोड़ी, तीनों ही तो थे। यहाँ पर कितने लोग थे, ए, एन और टी। ठीक है, और यहाँ पर कितने हो गए, ए और टी। तो फिर यहाँ पर नेहा का प्रॉफिट मतलब एस्टिमेटेड प्रॉफिट में नेहा का पोर्शन उसे मिलेगा, थोड़ी ना पूरा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ भी तो हम लोगों ने पोर्शन ही निकाला था, बट इसका पोर्शन निकालने का ये भी तो पोर्शन ही निकाला ना कि भाई 1,20,000 के लिए कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, तो 1,20,000 तो सी का ही पोर्शन था, तो वही निकला। बट यहाँ पर निकालने का तरीका अलग है। तो अब टाइम बेसिस पे मतलब देखो, हम लोग ये मानेंगे कि प्रीवियस ईयर कितना प्रॉफिट था, 60,000। तो ये पूरे 12 मंथ्स का था, लेकिन कौन से मंथ कितना प्रॉफिट हुआ ये तो हमें नहीं पता। हो सकता है किसी महीने 5,000 हुआ, किसी महीने मान लो लॉस ही हुआ था 2,000, वो तो हमें नहीं पता। सारे चीज को एडजस्ट करके प्रॉफिट कितना है 60। बट हम लोग क्या मानेंगे कि पूरे साल भर में एक जैसा प्रॉफिट आया, तो पूरे साल भर में एक जैसा प्रॉफिट यानी डिवाइडेड बाई 12, यानी पर मंथ कितना करके प्रॉफिट है 5,000। अब उसी बेसिस पे ये 2 मंथ्स का प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें नेहा का शेयर निकालो। वन सिक्स सिक्स सेवन। ठीक है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि टाइम बेसिस पे चलने से हमें क्या मानना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जैसा था इस साल भी प्रॉफिट क्या होगा, सेम होगा और यूनिफॉर्म मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये मान रहे हैं कि प्रीवियस ईयर अगर 60,000 था तो पर मंथ 5,000 करके था, तो इस साल भी पर मंथ 5,000 करके ही है, तो 2 महीने का प्रॉफिट कितना होगा 10,000। अब इस 10,000 में एन का शेयर निकाल लो, कितना हो जाएगा, जितना आ रहा है उतना। ठीक है, या फिर दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा बोला है टर्नओवर या सेल्स, वी शुड टेक प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, जो कि इस क्वेश्चन में कितना 4 लाख और 60,000। ठीक है, then the profit up to the date of death is estimated on the basis of last year sale. Profit is to be earned uniformly at the same rate. मतलब कैसे हो जाएगा, टर्नओवर बेसिस में देखो हम लोग को बोला है, ये लास्ट वाला पॉइंट समझो। लास्ट वाले पॉइंट में क्या बोला, प्रॉफिट कैसे अर्न हो रहा है, यूनिफॉर्मली एट द सेम रेट। रेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था, परसेंटेज कैसे निकालोगे, हाँ तो जीपी रेशियो निकलेगा, परसेंटेज ऑफ जीपी। ठीक है, कितना हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई, इसीलिए सेल दिया हुआ रहता है 4 लाख इंटू 100, तो परसेंटेज कितना हो गया 15% पर एनम, क्योंकि ये पूरे साल का। ठीक है, तो इसी परसेंटेज में इस साल के सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालो जो कि 2 मंथ्स के लिए है। तो 2 मंथ्स का सेल तो पता है कितना 1 लाख। ठीक है, तो अब इस पे प्रॉफिट निकालेंगे। अब
देखो अब तुम लोग बोलोगे तो इस 1 लाख पे हम लोग निकाल क्यों नहीं सकते, क्योंकि जीपी तो एक ईयरली बेसिस पे निकलता है। तो अभी तो जीपी कैसे निकलेगा जब तक 31 मार्च नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो जीपी का परसेंटेज है, मतलब यही मानेंगे कि प्रीवियस ईयर अगर 15% प्रॉफिट कमाया था, इस बार भी 15%, तो एस्टिमेट तो यही हो गया ना, ये मान के चल रहा है कि पहले जो परफॉर्मेंस था वही अभी चल रहा है, ना तो कम ना तो ज्यादा। जब हमारे पास एक्चुअल निकालने का कोई कंसेप्ट नहीं होता है तब तो यही मान के चलना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैंने तुम लोग को वाला एग्जांपल दिया कि तुम लोग का मान लो किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाते हो, तो इवैल्यूएशन तुम लोग के प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से ही कर दिया जाता है, ठीक है, कम ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर लिखो प्रॉफिट ऑन सेल्स फ्रॉम 1/4/20 से लेके 31st ऑफ में 20, मतलब 2 मंथ्स का। तो प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख के ऊपर 15%, यानी कि 15,000। तो इसमें ये 15,000 थोड़ी ना पूरा उसको जाएगा, इसमें क्या निकालना पड़ेगा, हाँ नेहा शेयर 15,000 का, हाँ 2500, ठीक है। अब इसमें कुछ हायर लोअर नहीं है कि जो हायर है वो मिलेगा, जो लोअर है ऐसा नहीं, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। क्वेश्चन तुम लोग को जो करने बोले, क्वेश्चन बोलेगा टर्नओवर बेसिस पे करो तो वो कर देना, क्वेश्चन बोलेगा टाइम बेसिस पे करो तो वो कर देना। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है कि भाई फिर नेहा को हम लोग कितना देंगे, 2500 देंगे, वो ज्यादा हो रहा है, ये कंसेप्ट यहाँ नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखवा है। यहाँ पर दो तरीके से हम लोग प्रॉफिट को एस्टिमेट करके नेहा का शेयर दे सकते हैं। तो किस तरीके से किया जा सकता है, या तो सेल्स टर्नओवर बेसिस पे, या सेल्स बेसिस पे, या फिर टाइम बेसिस पे, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई एक बेसिस पे, और दोनों ही केस में हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और सेल का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा कम का कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो बोलेगा वो वाला तुम लोग को फॉलो करना। अच्छा, अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी का देखो, डेथ के केस में कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो डेथ में क्या मिलता है, पॉलिसी वैल्यू, जो लास्ट क्लास तुम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। If separate life policy is taken, the legal representative of deceased partner will get क्या मिलेगा, लिखो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर इक्वल टोटल पॉलिसी वैल्यू ऑफ हिज और हर, जो भी होगा, ओन प्लस सरेंडर वैल्यू ऑफ अदर ब्रैकेट क्लोज इनटू पीएसआर। तो देखो जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का पॉलिसी वैल्यू है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, ठीक है। सरेंडर वैल्यू है 5,000, 10,000 और 20,000। पीएसआर है A:B:C, 1:2:2 और ए इज डाइड, ठीक है, ए का डेथ हो गया। तो अब डेथ होने पे बोलो, ये जो सेपरेट लाइफ पॉलिसी है सबके नाम पे अलग अलग पॉलिसी दिया हुआ, तो ए को क्या मिलेगा, मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितना, 3 लाख, ठीक है। क्या ए पूरा 3 लाख लेके जा सकता है, नहीं, लास्ट क्लास ही समझाया था, क्योंकि हाँ ये पॉलिसी चलाने के लिए फर्म से पैसा लिया है सभी ने, ए ने भी लिया था, बी ने भी लिया था, सी ने भी लिया था, सबने अपना अपना प्रीमियम बिजनेस के पैसे से ही भरा है, ठीक है। तो फिर ए को कितना मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है। तो ए को क्या मिलेगा, 3 लाख तो आ रहा है, लेकिन उसे पूरा 3 लाख तो नहीं मिलेगा, उसमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसको हाँ, इसको हम सेपरेटली कर देते, नहीं उसमें ना वो पॉलिसी वैल्यू नहीं होगा, वो थोड़ा सा मैंने लास्ट क्लास शायद गलत बता दिया था, ठीक है। देखो ये ऐसे होगा, गलत मतलब कैलकुलेशन तो कुछ किया नहीं, रूल्स बता देते। तो देखो ये सिंपल हो गया, 3 लाख का 1/5 ए को मिलेगा, क्योंकि 3 लाख पूरा तो लेके नहीं जा सकता, उसका जितना शेयर है उतना लेके जाएगा, कितना हो जाएगा। और क्या मिलेगा, और बी, और जैसे ए अपना 3 लाख पूरा नहीं लेके जा रहा है, सिर्फ उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जितना हो रहा है नहीं लेके जा रहा है, तो बी सी से क्या लेके जाएगा, बी सी को बोलेगा 4 लाख 5 लाख नहीं, बी सी का जो सरेंडर वैल्यू होगा ना, उसमें उसका जो हिस्सा है वो लेगा। पॉलिसी वैल्यू अलाउड नहीं है, तो 30,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना लेके जाएगा, तो फॉर्मूला देखो वही लिखा हुआ है, टोटल पॉलिसी वैल्यू ऑफ हीज और हर ओन शेयर, ठीक है, मतलब ये, ठीक है। अब ए ही हो या सी, ठीक है, तो वो जैसे फॉर्मूला लिखा था मैंने लिख दिया। बात यही है कि पार्टनर जिसका डेथ हो जा रहा है वो अपना पॉलिसी वैल्यू प्लस दूसरे पार्टनर लोगों का उस डेट पे जो सरेंडर वैल्यू है वो सब टोटल करके उसमें उसका पीएसआर लगा के लेगा। तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके बता दिया कि ए पूरा 3 लाख लेके नहीं जा सकते, उसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उतना लेके जाएगा। और बी और सी को क्या बोलेगा कि मैंने जैसे तुम लोग को अपना हिस्सा दिया वैसे तुम लोग भी तो कुछ दो, क्योंकि हम तो चले जा रहे हैं। तो फिर बी सी बोलेगा देखो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो किसी को नहीं पता, मतलब पॉलिसी कंटिन्यू कर पाओगे तो ही तो मिलेगा, लेकिन आज के डेट पे मिलेगा कितना कंफर्म है, 10 और 20, ठीक है। इसीलिए पॉलिसी वैल्यू अलाउड नहीं, क्योंकि पॉलिसी कंटिन्यू कर पाएगा तो ही ना 4 लाख 5 लाख मिलेगा, लेकिन 10,000 और 20,000 तो कंफर्म है कि मिलेगा सरेंडर वैल्यू। तो इसीलिए बी सी से ए किस चीज का डिमांड कर सकता है, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो भी बोलो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही होगा क्योंकि उसका तो डेथ हो गया। तो 10,000 20,000 से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, ठीक है। तो अगर ए बोल भी दे पॉलिसी वैल्यू का हिस्सा दो, तो बी सी तो डिनाई कर देगा, बोलेगा पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे तो ना पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। तो प्रैक्टिकली सोच के देखो कि पॉलिसी वैल्यू कैसे वो लोग हाँ कर दे, अगर बाई चांस पॉलिसी नहीं चला पाया तो 4 लाख 5 लाख तो मिलने वाला है नहीं, तो ए को अभी इतना देंगे कैसे। तो जो रियलिटी है वो ये है कि 10,000 और 20,000 तो कंफर्म मिलेगा, तो इसका हिस्सा लेके जाओ। इसीलिए पॉलिसी वैल्यू अलाउड नहीं है, समझ में आया। क्योंकि पॉलिसी वैल्यू तो दो कंडीशन में मिलेगा, या तो पॉलिसी कंप्लीट करो या तो डेथ हो गया। अब वो तो फ्यूचर का बात है, किसको पता कि पॉलिसी कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या डेथ होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि आज के डेट पे ये तो पक्का पक्का मिलेगा, ये आज के डेट का बात हो रहा है। तो इसीलिए इसीलिए सरेंडर वैल्यू को लिया जाए, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर एंट्री करने बोले कर सकते हो, बोलो क्या एंट्री होगा। पॉलिसी वैल्यू से एंट्री होगा, है ना। कितना होगा, हम इन जनरल लिख देते हैं, कितना होगा, तो 3 लाख टू SLP, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज पार्टनर, मतलब जिसका डेथ हो गया वो पार्टनर। तो ये पॉलिसी वैल्यू से एंट्री करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, SLP ऑफ डिजीज पार्टनर अकाउंट डेबिट, ये कितने से होगा, पॉलिसी वैल्यू से, मतलब 3 लाख। अब इसमें क्या क्या होगा, एग्जीक्यूटर को जाएगा तो टू क्या लिखेंगे, हाँ सिर्फ एग्जीक्यूटर एक बार लिख देते, ठीक है। टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा, हाँ, और बाकी चला जाएगा किसको, रिमेनिंग पार्टनर। और यहाँ पर लिखो, हम समझा देते हैं, वैल्यू लिख के अभी लिख लो, हम समझा देंगे। तो एग्जीक्यूटर्स यहाँ पर हो जाएगा टोटल वैल्यू एज PSR, टोटल वैल्यू एज PSR, हम वैल्यू लिख के बता देंगे, ये जो क्वेश्चन है इसी में, रिमेनिंग वैल्यू एज PSR, रिमेनिंग वैल्यू
एज PSR। अच्छा, देखो हम समझा देते। सबसे पहले जैसे ही ए का डेथ हो गया, क्या मिलेगा? 3 लाख। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ ए, है ना? तो कितना मिला? 3 लाख। फर्म में कितना पैसा आ पहुंचा? 3 लाख। अब ये 3 लाख डेबिट करेंगे, पैसा आ गया। अब इस पैसे को तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? तो एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा? मैंने लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ PSR, जो कि कितना है? PSR के हिसाब से जो टोटल वैल्यू आएगा कितना है? 66,000। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे? 66,000। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो कि जैसे ए को 66,000 मिला, कैलकुलेशन किया, वैसे बी और सी को भी तो मिलेगा। कितना मिलेगा? बी को क्या मिलेगा? 3 लाख का नहीं, 2/6 और 10,000 20,000 का 2/6 निकाल के देखो कितना होता है। सेम तरीके से निकालो टोटल। से निकालो 3 लाख का 2/6 और 2/6, बी और सी दोनों का निकालना पड़े। 5। अच्छा, 3 लाख का 2/5 और 2/5, मतलब बी का कितना हुआ? 3 लाख का कितना होता है? ठीक है, प्लस और क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी को मिलेगा। 30,000 का 2/5 तो निकालो। 30,000 का 2/5 तो 12,000 कितना हो गया? अब ये दोनों के लिए सेम अमाउंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, तो 1,32,000 और 1,32,000 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 2,60,000। तो 2,60,000 प्लस 66 64, तो 2,64,000 प्लस 66 कितना होता है? हो गया। अब इधर कितना आ जाएगा देख लो। 3 लाख, हाँ यहाँ लिखेंगे 3,30,000 आ रहा है। तो अब देखो SLP ऑफ रिमेनिंग पार्टनर मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो सरेंडर वैल्यू पे दिखेगा, जो कितना है? 30,000, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना सिर्फ 3 लाख का हुआ है। कितने का हुआ? 3 लाख, 10,000, 20,000, तो टोटल कितने का हुआ है? 3,30,000। तो डेबिट 3 लाख, डेबिट 30, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जिसको जितना मिला। तो सबको देने का कंसेप्ट क्या है? 3 लाख में सबका अपना अपना शेयर और सरेंडर वैल्यू में सबका अपना अपना शेयर। तो एंट्री समझ में आ गया कैसे करके अमाउंट लिखना है? तो लिख ये बी का भी है और सी का भी। देखो हम क्या करें, सी का भी सेम लिख देते हैं ना, क्योंकि वही तो 3 लाख का 2/5 करना है, 30 का 2/5 करना है। तो सी के केस में भी कितना आ जाएगा? 1,32,000। तो फिर जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका दोनों का मिला के ए को कितना मिल रहा है वो तो मैंने तुम लोग को यहाँ पर देखा 66,000। ठीक है, और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो बोल रहा है कि 3 लाख जो पॉलिसी वैल्यू से आया और जो सरेंडर वैल्यू जो हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा था 30,000, उसका 3,30,000 का पूरा ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये एंट्री इस तरीके से किया गया। ठीक है, तो कैसे करके सेपरेट लाइफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट होगा डेथ के केस में समझ में आया। सेम यही वाला चीज लेकिन रिटायरमेंट में भी होगा अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी का बात आ रहा है। अच्छा, अब और एक पॉइंट सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पॉइंट ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तुम लोग आंसर बताना। ये ड्रॉ कर रहे हैं, लिख के नहीं दे रहे। 1/1/2021 और ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर। एक मिनट, 21 হবে टोटल, यदि 31 दिसंबर है, ठीक है? तो यहाँ पर क्लोज करेंगे 1/1/22 और एक ईयर यहाँ पर क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 22। ठीक है, मतलब ये 21 से 21, दिसंबर की जगह मैंने क्या लिखा है? जैन लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट है, मान लो 2021 का प्रॉफिट है 96,000। ठीक है, और
1122 यहाँ पर 3 पार्टनर है, ए प्लस बी प्लस सी, और इनका जो पीएसआर है वो है 2:2:1। मतलब क्वेश्चन मैंने क्या बनाया है कि 3 पार्टनर है, पार्टनरशिप में ए बी और सी तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:2:1। मतलब नहीं लिखे, हम जस्ट ड्रॉ करके समझा दे रहे, लिखेंगे तो टाइम जा रहा है ना, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अब इनके बिजनेस का 1 साल का प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है जो कि 21 के लिए जो कि 96,000 है। अब मान लो 15 अप्रैल 22 को, ठीक है, ए का डेथ हो गया। अच्छा, तो ये ईयर यहां से यहां तक चलेगा। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ पर ये पोर्शन में कितने पार्टनर बचे, बी प्लस सी, और इस पोर्शन में कितने पार्टनर थे, ए बी सी तीनों थे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को निकालना क्या है वो हम बता देते हैं। हम लोग को निकालना है कि इस पीरियड का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो। एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम डेटा देते हैं, तुम लोग निकालना एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा। तो कैसे निकालोगे, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है निकालने में। हाँ, या तो टाइम बेसिस पे निकालेंगे या तो टर्नओवर बेसिस पे निकालेंगे। जो क्वेश्चन हमें बोलेगा हम लोग वो फॉलो करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देखते हैं कैसे निकालना। अच्छा, अब मैंने अगर सिर्फ प्रॉफिट का डेटा ही दे रखा है 96,000, तो टाइम बेसिस पे निकाल सकते हो, टर्नओवर बेसिस पे तो निकाल नहीं सकते हो। टर्नओवर बेसिस पे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो, तो उसको निकालने के लिए तो सेल्स चाहिए। जब सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो टर्नओवर बेसिस कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि टर्नओवर बेसिस में स्टेप 1 में क्या करना पड़ता है, जीपी निकालना पड़ता है फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, जो जो भी पीरियड का प्रॉफिट होगा, मतलब जितने भी दिन वो डिजीज पार्टनर फाइनेंशियल ईयर में काम किया, उस प्रॉफिट को निकालने के लिए उस पीरियड का सेल्स इनटू स्टेप 1 का जीपी करते हैं। तो अब मेरे पास जब सेल है ही नहीं, सिर्फ 96,000 यानी प्रॉफिट अवेलेबल है, तो हम कौन सा बेसिस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन हमें बोलेगा नहीं हमेशा कि ये करो वो करो, तो वो पढ़ के खुद को समझना पड़ेगा कि जब मुझे दिया ही नहीं सेल्स का डेटा तो मुझे कौन सा बेसिस लगाना, निकाल के बोलो। 28,000 होगा। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टाइम बेसिस का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मानेंगे हर मंथ का प्रॉफिट। तो 96,000 प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था, तो हर मंथ अगर एक जैसा प्रॉफिट था तो डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो हर मंथ कितना प्रॉफिट 8,000। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितने दिन का निकालना पड़ेगा, ये जैन से लेके 15 अप्रैल कितना समय होता है। हाँ, तो जैन फेब मार्च 3.5, ठीक है। अप्रैल का 15 दिन, तो ये कितना हो गया 3.5 मंथ्स। तो 3.5 मंथ्स का प्रॉफिट निकालो कितना होगा 28,000। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा, ए का शेयर 28,000 इंटू जो पीएसआर है 2:2, मतलब 2/5, तो कितना हो जाएगा। हाँ, अच्छा, अब ये तो ट्रू प्रॉफिट नहीं है, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया ना, क्योंकि ट्रू प्रॉफिट हम लोग हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड में फाइनल अकाउंट जब बनता है तो ही हम लोग मानते हैं कि ये हम लोग का ट्रू प्रॉफिट है। इसके पहले का सारा क्या होता है, एस्टिमेटेड, ठीक है। जैसे तुम लोग का हाफ ईयरली का रिजल्ट क्या है, उसको एस्टिमेट ही मान के चलो, उसके बेसिस पे थोड़ी ना तुम लोग डिसाइड कर सकते हो तुम लोग नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो। बहुत अच्छा किया, फाइनल में जाके गड़बड़ कर दी, मान लो फाइनल में जाके फेल हो गए, तो क्या हाफ ईयरली देख के तुम लोग को लेगा, नहीं लेगा वैसे। तो यहाँ पर इस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोला जाता, इसीलिए क्या बोला जाता है, सस्पेंस, पीएल सस्पेंस बोला जाता है। एस्टिमेटेड तो है ही, इसका नाम क्या है, पीएल सस्पेंस। आप प्रॉफिट दोगे ना, जो डिजीज पार्टनर उसी तो प्रॉफिट दे दोगे, तो प्रॉफिट देने से प्रॉफिट चला जाएगा। तो प्रॉफिट एस्टिमेटेड हो, रियलिस्टिक हो या जो भी हो, है तो प्रॉफिट, तो क्रेडिट आइटम है। प्रॉफिट चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो प्रॉफिट अकाउंट जैसे डेबिट करते हो, पीएल डेबिट करते हो, वैसे पीएल सस्पेंस को करना पड़ेगा डेबिट। 2 लिखेंगे, किसको दे रहे हैं, ए को, इस क्वेश्चन में ए को दे रहे हैं, तो 2 इज
कैपिटल। अब तुम लोग बोलोगे हम लोग तो उसके एग्जीक्यूटर को देते, बिल्कुल एग्जीक्यूटर को देते, बट पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं, सारे कैपिटल में जोड़ लेंगे, फिर उसके एग्जीक्यूट, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, एज कैपिटल टू एज एग्जीक्यूटर, इसके बाद कर देते हैं। ठीक है, पहले ए का कैपिटल में ये दे दिया, अब ले जाने वाला तो ए है नहीं, तो ये देंगे किसे, उसके एग्जीक्यूटर को। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर 11,200 11,200। अच्छा, ये पीएल सस्पेंस ये कहाँ शो होगा, वैसे प्रॉफिट कहाँ दिखता है, प्रॉफिट बताओ पहले। हाँ, प्रॉफिट दिखता है बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, लेकिन ये प्रॉफिट ट्रू प्रॉफिट नहीं है। जब फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा, देखो यहाँ पर जब पहुंचोगे तो ये बीसी अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला है, तो और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, तो अब फाइनल अकाउंट जब बनेगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट, अगर मान लो प्रॉफिट ही आया बिजनेस में तो नेट प्रॉफिट को ऐड करके लिखेगा, लेकिन पहले से इस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम लोग एस्टिमेटेड वे में निकाल चुके हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करें। तो इसीलिए ये जो पीएल सस्पेंस है इसको भी हम लोग अभी कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, यहाँ पर दिखाएंगे पीएल सस्पेंस। ठीक है, हाँ, तो टोटल प्रॉफिट जब निकालोगे तब तो पूरे साल को कंसीडर करते हुए निकालोगे, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो होगा। जैसे मान लो पूरे साल में प्रॉफिट आया 100, लेकिन जब हम लोग एस्टिमेटेड करके प्रॉफिट निकाले थे, एको दिए थे तो 10 रुपया प्रॉफिट दे चुके थे, तो इसका मतलब मुझे कितना दिखाना चाहिए, 90। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर पीएल सस्पेंस दिखाओगे, इधर पीएल दिखाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये पूछ लेता है छोटा पॉइंट कि एमसीक्यू टाइप में कि जो पीएल सस्पेंस है उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो पीएल सस्पेंस को हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड। अच्छा, अब ये वाला देखो, डेथ के केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये ट्रीटमेंट और जो रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट है वो सेम है। अभी हम तुम लोग को दिखा देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा डेटा ले लिया, इसको हम दोबारा नहीं करवाएंगे, जस्ट यहाँ से बता देते हैं। तो देखो, अगर जेएलपी का ट्रीटमेंट क्या होता है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, जेएलपी एज एन एक्सपेंस, उसका नाम यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, जेएलपी सरेंडर वैल्यू मेथड मतलब ट्रीटेड एज एन एसेट, और रिजर्व मेथड मतलब ट्रीटेड एज एन एसेट एंड लायबिलिटीज, बस नाम चेंज कर दिया है और कुछ नहीं, ट्रीटमेंट सेम है। कैसे पता चलेगा, देखो दिखा देते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन से पता चलेगा, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, तो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में तो फिर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, जिसको यहाँ पर नाम दिया है प्रीमियम मेथड, देन द फर्म विल गेन ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल समझो, बोल रहे हैं एबीसी 3 पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, उन्होंने जेएलपी लिया था 1 लाख का, एक का डेथ हो गया, तो क्या मिलेगा, पॉलिसी वैल्यू 1 लाख, तो एंट्री क्या होगा, डेबिट टू जेएलपी कितना, 1 लाख 1 लाख। अब क्योंकि जेएलपी प्रीमियम मेथड या फिर एक्सपेंसेस के तरह ट्रीट हुआ है, तो फिर ये सभी को मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 5:3:2। ये देखो, जेएलपी टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सीज कैपिटल 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने से 50:30 और 20 आएगा, तो नया कुछ सीखने वाला नहीं है, वही हम दिखा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो मेथड 2, यहाँ पर एबीसी 3 पार्टनर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, जेएलपी कितने का है, 1 लाख है, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है सरेंडर वैल्यू पे, जो कि कितना है 10,000, लेकिन एक का डेथ हो गया, तो हाँ एक का डेथ हो गया, कितना मिलेगा, जब डिस्ट्रीब्यूट मतलब एंट्री क्या होगा, सबसे पहले बैंक टू जेएलपी कितना 1 लाख, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कितना होगा 90,000, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी बुक हो चुका है, तो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा एबीसी में 5:3:2। मेरा भी क्वेश्चन ऐसा ही था, जो मैंने एग्जांपल तुम लोग को इतना सारा करवाया था, बट शायद मेरा पॉलिसी क्या 1 लाख ही था शायद, हाँ ये सेम है। हाँ, रेशियो भी यही वाला था,
हाँ यहीं से लिया मैंने एग्जाम्पल 5:3:2, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ पर बोल रहा है एबीसी 3 पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही सेम 5:3:2, जेएलपी का वैल्यू 1 लाख, बैलेंस शीट के सरेंडर वैल्यू में अपियर हो रहा है अलोंग विद जेएलपी रिजर्व। रिजर्व कितना बनता है, जितना एसेट होता है उतना रिजर्व बनता है, तो नहीं बोला है तो क्या हुआ, रिजर्व कितना है 10,000। एक का डेथ हो गया, फर्म को क्या मिलेगा, तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू जेएलपी 1 लाख। अब डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा, जेएलपी रिजर्व होगा, ये देखो जेएलपी, हाँ 90,000 भी होगा, हाँ पैसा भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 10,000 क्योंकि पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था तो अब डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 90,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया रेशियो में 45:27:18, और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाँ, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये तो मैंने तुम लोग को लिखवा दिया, ये यहाँ पर ले रखा है बट मैंने तुम लोग को लिखवा दिया कि सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिखवा है ना, अभी बैंक टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज पार्टनर, फिर देखो सेपरेट लाइफ पॉलिसी ये लिखा हुआ है, ये देखो ये यही वाला है। अच्छा ये 11,200 ये भी तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखा दिया, पीएल सस्पेंस, ठीक है। अच्छा ये वाला काफी बड़ा है ये क्वेश्चन, छोटा मोटा कुछ नहीं। Illustration 2, 3, चलो ये ट्रू फॉल्स कर लेते, क्वेश्चन सब बड़ा बड़ा है नहीं कर पाएंगे। बोल रहे बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, नहीं ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि पार्टनर का डेथ हो गया तो बिजनेस ही बंद हो जाना चाहिए, ठीक है, तो फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट बोलो लीगल हेयर ऑफ ए डिजीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्टनर इन द फर्म, ऐसा थोड़ी होता है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका पार्टनर बन गया, अगर वो लोग चाहे तो बन सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं होता ऑटोमेटिकली। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, रिवैल्यूएशन हो सकता है डेथ होने पे। एनी रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, हाँ कोई भी रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व वो तो ट्रांसफर होगा। फिर लीगल हेयर ऑफ ए डिसीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली, नहीं एडजस्टेड कैपिटल अलग बात है, सिर्फ कैपिटल मिलेगा ऐसा बोला है ना शायद, देखो लैंग्वेज शायद वही बोला है, हम चेक कर रहे हैं कि इन्होंने क्या ट्रीट किया। सब मिलेगा सब, क्या क्या मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा, हाँ लेकिन ये लैंग्वेज क्या बोला है, ओनली कैपिटल अकाउंट बैलेंस ओनली, तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे तो वही लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट गुडविल ऑन डेथ ऑफ पार्टनर, on death of a partner continuing partners can agree to change their capital contribution and profit sharing ratio, can agree to change their, हाँ कर सकता है। फिर बोल रहा है on death of partner the firm gets surrender value of the funds, हमेशा पॉलिसी वैल्यू, डेथ हुआ तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। ओनली लीगल हेयर ऑफ डिजीज पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बोलो हाँ तो फिर क्या फॉल्स होगा, ठीक है, थोड़ी ना सिर्फ जो जिसका डेथ हो गया उसका रिप्रेजेंटेटिव को जेल पे मिलेगा, अभी अभी तो किया सभी को मिलेगा, ठीक है। ऐसा देख लेते हैं, पहला फॉल्स होना चाहिए, फिर फॉल्स ट्रू ट्रू, सही हुआ हम लोग का, फिर फॉल्स फॉल्स, ठीक है सही हुआ। अच्छा अब यहाँ देख, in the absence of proper agreement representative of deceased partner is entitled to the dead partner's share in, क्या क्या मिलेगा, जो जिसमें सब चीज लिखा हुआ है वो बोलना पड़ेगा। देख हाँ सी तक ही है? बोलो कुछ भी नहीं, सी सही है, देखो कैपिटल प्रॉफिट टिल डेट गुडविल जेएलपी रिवैल्यूएशन मिलेगा। अच्छा एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बोला है,
गुडविल बोला है, जेएलपी बोला है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल कहाँ बोला है? कैपिटल तो मेन है, वो तो बोला ही नहीं। अच्छा, फिर इधर कैपिटल बोला, गुडविल, जेएलपी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पर क्या नहीं बोला है? प्रॉफिट नहीं बोला है, तो ये तो मेन होता है ना। देखो ये सब तो ऑटोमेटिकली मिलता है, प्रॉफिट और ये जो कैपिटल है और गुडविल है, और बाकी रहा ये जो क्या था यहाँ पर, रिवैल्यूएशन अगर होगा तो मिलेगा, ठीक है। तो सारा पॉइंट जहां पर कवर हो रहा है वही आंसर देना। लिख ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही सी है क्योंकि उसमें सारा चीज कवर हुआ है। ए भी कोई गलत नहीं है, बट उसमें पूरा चीज नहीं लिखा है, तो आंसर सी हो गया। अच्छा, अब 2 का देखो। ABC are partners sharing profit and losses 2:1:1. Firm has a joint life policy 1,20,000 and in the balance sheet it is appearing in the surrender value of 20,000 on the death of A. How this JLP will be shared among the partner? बोलो। A। आंसर तो वही है। फर्म हैज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1,20,000। अब क्या हुआ है? डेथ हुआ है, हाँ, तो फिर क्या मिलेगा? पॉलिसी वैल्यू यानी 1,20,000 मिल जाएगा। अब बोल रहा है सरेंडर वैल्यू 20 था, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1,00,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2:2:1 में, मतलब 2/5, 1/5, 1/5। ओ 4। अच्छा, हाँ, तो फिर कितना हो जाएगा? हाँ, तो ये 50, ये 25 और ये 20। अच्छा, फिर देखो पॉइंट नंबर 3, ये वाला देखो, बोल रहा है आर, जे एंड डी आर इन द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:4। डी का डेथ हो गया है 30 जून को। इट वाज डिसाइड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 of last 5 years average profit, if the profit this and this, what will D's share of goodwill? तो पहले गुडविल निकालो, फिर उसमें डी का शेयर कैसे निकालोगे? 4/16। 3 years परचेज, तो क्या होगा? सिंपल एवरेज की वेटेड एवरेज है? ट्रेंड तो नहीं है। 29,600, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, सिंपल एवरेज। फिर तो सिंपल एवरेज, तो 29,600 प्लस 28,700 प्लस 28,900 प्लस 24 प्लस 26,800 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो रहा है? 27,000, मतलब डिवाइडेड बाई 5 करके, तो 27,620 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, कितना हो जाएगा? 82,800। अब इसमें डी का शेयर, तो इंटू 4/16, तो ऑप्शन ए हो रहा है 3 का, हाँ, ऑप्शन ए। फिर देखो सेम क्वेश्चन, आर, जे एंड डी आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। डी डाइड ऑन 30th June 2022 एंड प्रॉफिट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 21-22 24,000। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट for the period 1st April to 30th June will be credited to, लेकिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो दो बेसिस होता है, टाइम और सेल्स। तो यहाँ पर टाइम बेसिस पे करेंगे क्योंकि हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू अप्रैल से जून कितना होता है? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स। बी अच्छा आंसर। बी 1,500 ही है। अच्छा, तो कैसे निकालोगे? पहले 24,000 लो, डिवाइडेड बाय कितना? 12, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितने समय के लिए निकाला? तो फिर 3, तो ये हो गया 6,000। अब 6,000 में डी का शेयर 4/16, तो 1,500, यानी ऑप्शन बी। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, बोलो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हाँ, किसी में भी बन सकता है, तो सी होगा, ठीक है। अब 6th नंबर बोल रहा है, इफ 3 पार्टनर ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2, देन ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ए, हाउ मच बी एंड सी विल पे टू
A is the executor on account of goodwill. Goodwill is to be calculated on the basis of 2 years purchase of last 3 years average profit. Profit for last 3 years. तो goodwill का कितना मिलेगा? तो profit का एवरेज निकालो. तो ये प्रॉफिट जो है ये क्या है? मतलब ट्रेंड है. तो फिर वेटेड एवरेज निकालो. तो 3,29,000 into 1, 3,46,000 into 2, 4,05,000 into 3, 3,29,000. ये कितना हो जाएगा? 6,92,000. এটা কি 13,15,000? अच्छा, तो टोटल 0,0,0,9. अच्छा, 22,36,000 डिवाइडेड बाई वेट करना है 6. 667 into 3 years, 2 years कर दो परचेज. नंबर ऑफ ईयर परचेज 333. ठीक है, इसमें डी का शेयर निकालना है ना. डी नहीं, ए 5/10. 3,72,500. अब ये कंपेंसेट ये लोग करेगा बी और सी. तो इसको 3/5 और 2/5 में डिवाइड करो. अच्छा, तो इस पे 3/5 और 2/5 करो. बोलो ना तो. अच्छा, 2,16,000 प्लस 144 ऐड करो तो 2,16,000 प्लस 1,44,000. 2,60,000. तब मुझे लग रहा है इन्होंने वेटेड नहीं किया. तुम लोग नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करो तो 3,29,000, 3,46,000, 4,05,000. हाँ, तो वो देख लेना पड़ेगा. वैसे तो देखो ट्रेंड है तो फिर सिंपल नहीं होना चाहिए, बट इनका आंसर से इसीलिए मैंने फिर से चेक किया. तो इसका टोटल बताओ कितना हो रहा है. वेटेड नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन सपोर्ट नहीं कर रहा है. बोलो, मतलब आंसर सपोर्ट नहीं कर रहा है. 10,80,000 हो गया डिवाइडेड बाई. हाँ, एक मिनट लिख लेते हैं. 10,80,000 डिवाइडेड बाई 3, 3,60,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 7,20,000. अब 7,20,000 का 3/5 2/5 আসছে না না তাহলে কি 3/5 নয় নাকি? थ्री लाख 46,000, 4,05,000, 10,80,000 आ रहा है डिवाइडेड बाई 3 कर दिया. 3,60,000 इंटू 2 करने से आ जाएगा 7,20,000. अब 7,20,000 में शेयर किसका होगा? बी और सी का निकालने बोला है. तो इंटू 3/5. ठीक है, ए का निकाल लेते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कंपेंसेट तो वो दोनों करेगा ना. बाकी दोनों का तो आंसर दिया है. 7,20,000 इंटू ए का कितना है? 5/3,60,000. तो 3,60,000 ये ए को मिलेगा. ठीक है, ये हटाते हैं. ये देखो 3,60,000 ए को मिलेगा. हम लोग को कैलकुलेट करने हैं, तो ये बोला है ना कि इन लोगों का कितना होगा. इफ 3 पार्टनर शेयरिंग देन ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर बी एंड सी আসছে. হ্যাঁ,
আমি তো তাই করলাম এলো ইনটু তাহলে আমি 6 করলাম নাকি ডিवाइड हाँ ये तो आ रहा है 2,16,000 अच्छा हम लोग इस पे कर दे रहे हैं अच्छा अच्छा हाँ तो ये तो टोटल गुडविल है ना उसमें ए के शेयर का कंपेंसेशन निकालना चाहिए था माइनस करने से भी तो आ जाए मतलब 1,44,000 वो हम बोल रहे हैं। तो 44 चलेगा तब तो सी होगा हाँ सी है 6 का सी दिया 2,16,000 और 1,44,000 सही है और देखो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लोग जो है वेटेड नहीं लिया इसीलिए इतना टाइम लग गया अब हाँ पता चल जाएगा अगर एमसीक्यू हुआ तो पता चल जाएगा अगर इसी क्वेश्चन को तुम लोग को लिख के करके आना है तब तुम लोग वेटेड ही करना ठीक है तुम लोग को कैसे पता चलेगा क्या आंसर है क्या नहीं है तो रूल्स फॉलो करके वेटेड ही करना है यहाँ पर मैंने क्यों मना किया वेटेड करने क्योंकि ऑप्शन है ना हम लोग के पास डी तो नहीं है ना नॉट दिस तब कर देते ठीक है नहीं तो वेटेड ही हो रहा है देखो ट्रेंड तो है तो यहाँ पर एमसीक्यू के लिए अगर एमसीक्यू में ऐसा कुछ पूछा तो फिर तुम लोग मैच करके देखना नहीं हो रहा है तो फिर सिंपल से कर ये लास्ट है ठीक है चलो इसका हम लोग का एमसीक्यू ट्रू फॉल्स हो गया नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन ठीक है फिर आज इतना थैंक यू मैम।